हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी शाला पर स्वागत है। मैं विशाल आप लोगों के लिए सीटेट से संबंधित पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के बाद प्रीवियस ईयर प्रश्नों के क्रम में ये हमारा आज तीसरा वीडियो है दोस्त। इससे पहले मैंने आपको 5 लेक्चर दिए हैं दोस्त, जो कि सीटेट एनसीईआरटी से संबंधित है। यह एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न जो है यहाँ से सीटेट एनसीईआरटी से इन 5 वीडियो से लगभग प्राइमरी में 6 से 7 प्लस प्रश्न और जूनियर में 2 से 3 प्लस प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं दोस्त। इसलिए आप इस 5 वीडियो को अच्छे से तैयार कर लें और मैं इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लेकर आ रहा हूँ, जिसमें अब तक मैंने 2 वीडियो आप लोग को दे दिया है। यह हमारा तीसरा लेक्चर है दोस्त। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें दोस्त। आप हमें सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके और करवा के। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। आज जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्त, यह प्रीवियस ईयर 2014 के प्रश्न हैं। कल जो बताए थे मैंने वो 2013 के प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों को बताया था वीडियो में। आज जो ये वीडियो है ये 2014 के सारे प्रश्न यहाँ से लिए गए। इसमें 2 प्रश्न जो है साइकोलॉजी से हैं दोस्त और 2 प्रश्न हिंदी के भी हैं। अगर आप हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करते हैं दोस्त तो हम और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे इसी तरह। तो आइए देख लेते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है हमें। हाथियों को गंदे पानी से खेलना पसंद है क्योंकि यह उनकी त्वचा को ठंडा रखता है। पहला है। दूसरा है, अधिकांश हाथी आराम करना पसंद करते हैं और दिन में लगभग 10 घंटे सोते हैं। तीसरा है, 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। चौथा है, अधिकांश वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या टहनियाँ खाते हैं। ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं दोस्त, जो कि मैंने इन 5 वीडियो में कवर किया है और ये 2014 के पेपर में ये प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं दोस्त। इसलिए आप लोग अच्छे से जाके इन 5 वीडियो को देखकर नोट्स बनाकर तैयार कर लें। तो आइए देखते हैं। पहला जो है दोस्त, पहला सही है, क्योंकि जो हाथी होते हैं ये गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं, कीचड़ में खेलते हैं क्योंकि इनकी त्वचा को ठंडक महसूस होती है। अधिकांश हाथी आराम करना पसंद करते हैं और दिन में 10 घंटे सोते हैं दोस्त, ये गलत है। जो अधिकांश हाथी होते हैं, जो भी हाथी होते हैं, लगभग वो 2 से 3 घंटे ही आराम करते हैं। एनसीईआरटी का पॉइंट है। इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। जब दूसरा गलत हो जाएगा तो आइए देखते हैं कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। देखिए दूसरा गलत है तो ये ऑप्शन पूरा गलत हो जाएगा। और देखिए दूसरा किसमें, इसमें चौथे में ये भी गलत हो जाएगा दोस्त। अब देखिए तीसरा पढ़ते हैं। 3 महीने का हाथी का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। हाँ, 3 महीने का हाथी लगभग 200 किलोग्राम का होता है। तीसरा भी सही है। पहला और तीसरा सही है दोस्त। देखिए इसमें तीसरा नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए हमारा जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए मैंने यहाँ पर लगा दी है स्लाइड। ये मैं जो है एनसीईआरटी के वीडियो में इसकी मैंने आप लोगों को व्याख्या की थी, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। देखिए हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है क्योंकि उनके शरीर को ठंडक मिलती है। ये हमारा पहला पॉइंट था जो कि सही है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर अपने कानों को हिलाकर हवा करते हैं। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। देखिए दोस्त ये भी हमारा दूसरा था, इसलिए सही है। एक बड़ा हाथी यानी वयस्क हाथी 100 किलोग्राम यानी 1 कुंटल भी यहाँ आ सकता है। 100 किलोग्राम बराबर 1 कुंटल या 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होते हैं से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है दोस्त। देखिए 2 से 4 घंटे ही हाथी सोता है, जबकि वहाँ पर जो दिया गया था क्वेश्चन में वो 10 घंटे दिया गया था, जो कि गलत था। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं। अगर देखना हो तो जो ये 3 से 5 की एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं दोस्त, कक्षा 3 से कक्षा 5 की एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, जो कि मैंने 5 वीडियो में आप लोगों को पूरा का पूरा कवर किया हुआ है। आप लोग उसे अच्छे से पढ़ लें। गारंटी है कि 6 से 7 प्लस प्रश्न पर्यावरण में इसी एनसीईआरटी से ही आएंगे और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेकर आता रहूँगा। आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 11 प्रश्न ऐसे हैं 2014 में आए थे, जो कि उसी सेम टू सेम उसी
एनसीईआरटी के पॉइंट्स से आ गए थे। तो आप अगर अच्छे से तैयार करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है दोस्त। और मैं इसी तरह आपके लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस लेकर आता रहूँगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे आप अच्छे से उसे देखें। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें दोस्त। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों से रंग आदि का प्रयोग किया जाता है। हाँ, किया जाता है। हमारा ए वाला ऑप्शन सही है दोस्त, ए वाला सही है। देखिए ए जहाँ पर होगा वो सही होगा। ए देखिए 4 में है, तीसरे में नहीं है, इसे एलिमिनेट गलत हो जाएगा। चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते हैं। हाँ, इन्हीं सब चीज़ों का बनाया जाता है। बी भी हमारा सही है। ए और बी, देखिए बी इसमें नहीं है दोस्त, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दो ऑप्शन में देखते हैं। यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है, इसका नाम मधुबनी के नाम पर पड़ा था। ए भी, सी भी सही है दोस्त। तो देखिए सी इसमें भी, इसमें नहीं है, तो ए बी सी हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है। नहीं दोस्त, राजस्थान का नहीं है, ये बिहार का जिला है। मधुबनी जो है बिहार का जिला है, इसलिए यहाँ पर जो है मधुबनी के नाम पर इस कला का, लोक कला का नाम पड़ा, चित्रकला का नाम मधुबनी चित्रकला। नेक्स्ट देखिए, बिहार में मधुबनी नामक जिला है। ठीक, हाँ। यहाँ त्यौहार एवं खुशी के मौके पर घर पे, दीवारों पे, आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक, पिसी हुए चावल के घोल से जो रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। देखिए इन रंगों में नील, हल्दी, फूल, पेड़ के रंग आदि का इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु बनाए जाते हैं। ये भी सही। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है, इसका नाम इस जिले के नाम पर पड़ा। देखिए सब पॉइंट यहीं से लिए जाते हैं क्वेश्चन में। 2014 के मैं आज 11 क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊंगा, जो कि मेरे 5 वीडियो से ही आए हैं। और ये उम्मीद है कि अब की भी लगभग 6 से 7 प्रश्न मैं बोलता हूँ प्लस, लेकिन ये 10 तक भी आप जा सकते हैं। इससे भी ज़्यादा भी प्रश्न यहाँ से बनाए जाते हैं। आप लोग अगर जाके अच्छे से पढ़ लें, 5 वीडियो देख लें दोस्त, तो आपका जो है सीटेट में 10 से 11 नंबर बढ़ जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट, एक पक्षी एक पेड़ की ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है सनबर्ड, इंडियन रॉबिन, कौवा, डव। तो जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है दोस्त, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 कौवा। लेकिन अगर पूछे कि जंगल में पेड़ों में सबसे ऊंचे पेड़ की डाल पर जो बनाता है वो है चील। अगर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर आए तो कौवा। अगर वहाँ कई पेड़ हैं, तमाम पेड़ हैं, और सबसे बड़े पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है तो चील होता है। नेक्स्ट देखिए, मैंने स्लाइड यहाँ पर लगा दी, उसी वीडियो के स्लाइड हैं ये। जैसे कौवे के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। देखिए कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। देख सकते हैं, एक क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के पॉइंट है, कक्षा 3 से कक्षा 5 की पॉइंट है, जो कि 5 वीडियो मैंने कवर किया। आप लोग वहाँ पर जाकर अच्छे से देख कर तैयार कर लें दोस्त। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ ताकि आप अच्छे से तैयार कर सकें। वहाँ से अच्छे से तैयार कर लीजिए, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाता रहूँगा कब कौन आए हैं। नेक्स्ट, पोचमपल्ली एक गांव है जो विशेष कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पोचमपल्ली भी कहते हैं। यह गांव का एक हिस्सा है। किसका एक हिस्सा है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्त ये जो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ का एक हिस्सा है जो पोचमपल्ली है। ये एक प्रकार का कला है जिसमें साड़ी की बुनाई की जाती है पोचमपल्ली में दोस्त। लेकिन अब जो है, इस समय पहले आंध्र प्रदेश था, लेकिन इस समय ये तेलंगाना हो गया है। तेलंगाना, अगर तेलंगाना ऑप्शन में आए तो तेलंगाना इसका सही जवाब हो जाएगा। केरल को जो दोस्त मसालों का बगीचा कहते हैं। आंध्र प्रदेश को जो है वो सिलिकॉन सिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। नेक्स्ट देखिए, आंध्र प्रदेश ये पोचमपल्ली से संबंधित है दोस्त, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और पोचमपल्ली को जो है कलमकारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, रेगिस्तान ओक के बारे में सही कथन का चयन करना है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक वृक्ष है। हाँ, हमारा सही, ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है रेगिस्तानी ओक, तो ये सही है। तो जिसमें ए ना हो उसे एलिमिनेट गलत कर दें, ये गलत हो गया। यह एक विशेष प्रकार का वृक्ष है जिसकी जड़ें इसकी शाखाओं से बढ़ती हैं। नहीं, बी हमारा गलत है। बी जहाँ पर हो गलत हो जाएगा, तो बी हमारा ये गलत हो जाएगा। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए बी यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था। अगर इस प्रकार के प्रश्न में आप 1-2 पॉइंट अच्छे से पढ़े हैं तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता है।
अब देखिए डी, डी ए सी सी, देखिए इस पेड़ की जड़ें पानी तक जमीन में, क्योंकि रेगिस्तान में पाया जाता है दोस्त, देखिए रेगिस्तानी ओक है, तो रेगिस्तान में जो पानी होता है बहुत नीचे तक होता है दोस्त, सतह से जो है बहुत नीचे, इसलिए इसकी जड़ पानी तक पहुंच जाती है, बहुत नीचे तक गहराई तक जाती है ताकि पानी आसानी से पा सके। और इसी के तने में, ये हो गया जड़, जैसे सतह हो गई, नीचे हो गया जड़, बहुत गहराई तक गया है, इसके ऊपर जो होता है उसे तना कहते हैं। तने में जो है दोस्त, इसमें पानी जो है संचित हो जाता है। जब वहाँ पर कोई पानी का अकाल पड़ता है तो इसमें लोग पाइप डालकर और पानी को निकाल कर उसे पीने में प्रयोग करते हैं, इसलिए सी और डी सही जवाब हो जाएगा हमारा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्त, ए सी और डी। नेक्स्ट देखिए रेगिस्तानी ओक के बारे में मैंने यहाँ पर लगा दिया है, 11 से 12 फीट तक इनकी ऊंचाई होती है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, ये मैं पिछले वीडियो में भी कवर किया हूँ। नेक्स्ट अबू धाबी के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। यह रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। अबू धाबी एक देश है, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, ये हमारा सही है। रेगिस्तान में दोस्त यह पाया जाता है, कौन? अबू धाबी। तो ये सही है। जब ये सही है दोस्त तो देखिए एक इसमें नहीं है, तीसरे में नहीं है, तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। अबू धाबी में जल जो है पेट्रोल की तुलना में महंगा है, मतलब पानी बहुत महंगा है, क्योंकि पानी की वहाँ किल्लत है, वहाँ सब तेल ही निकलता है, पेट्रोल ही निकलता है, जो कि पेट्रोलियम मैंने पढ़ा है, कच्चा तेल से पेट्रोल बनता है, तो वहाँ कच्चा तेल ही प्राप्त होता है दोस्त। इसलिए हमारा बी जो है, ए भी सही है, ए सही है, बी सही है। अब देखिए बी जिसमें ना हो कट जाएगा, तो बी इसमें नहीं, ए भी कट जाएगा। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, सी हमारा दिया गया, यहाँ की जो स्थानीय भाषा अरबी है, हाँ यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है दोस्त, इसलिए हमारा सी भी सही हो जाएगा। सी जिसमें नहीं है काट दीजिए। अब देखिए सी इसमें नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी, हाँ सी सही है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी सही है। डी आइए पढ़ लीजिए। अबू धाबी में प्रयुक्त मुद्रा दिनार कहा जाता नहीं, दिनार नहीं कहते, उसे हम दिरहम कहते हैं। जो धाबी में मुद्रा चलता है दोस्त, इसे हम दिरहम कहते हैं। दिरहम वहाँ की मुद्रा, जैसे अपने यहाँ भारत की मुद्रा रुपया है, वैसे अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। नेक्स्ट देखिए मैंने यहाँ लगा दिया है, रेगिस्तानी इलाके में है, स्थानीय भाषा देखिए अरबी। ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के डायरेक्ट सीटेट में। देखिए यहाँ पर पानी बहुत कीमती होता है, और देख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है, ना तो नदियाँ हैं, झील है, ना ही तालाब हैं, रेतीली ज़मीन के नीचे तेल पाया जाता है, इसलिए तेल सस्ता, पानी महंगा होता है। यहाँ देखिए अबू धाबी की जो करेंसी है, वहाँ पर दिया का दिनार, दिनार नहीं है, दिरहम है। नेक्स्ट ऐसे जानवर जो रात में जागते हैं, यह जानवर को केवल रंग देख सकते हैं। कौन रंग देख सकते हैं? बैगनी और नीला रंग, हरे और पीले रंग, काले और सफ़ेद रंग, लाल और नारंगी रंग। तो जो रात में जागने वाले जंतु होते हैं दोस्त, वो हमेशा काले और सफ़ेद रंग में देख पाते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया, इसकी पॉइंट आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ये वाला पॉइंट। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ एक चित्र में 24 घंटे की घड़ियाँ दिखाई गई हैं, 24 घंटे की घड़ी है दोस्त। चित्र 2 और चित्र 3 में 2 पशुआं एक्स वाई है, एक पशु एक्स है, एक पशु वाई है, के सोने का समय छायांकित किया गया है। जो छायांकित किया गया है, रेखांकित किया गया है दोस्त, ए और ए इनके सोने का समय है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छायांकित भाग हैं। अब एक्स और वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन का चयन करना है। अब देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो है खाने बनाए गए हैं, 12 भागों में डिवाइड किया गया। कितने को? 24 घंटे को। तो 1 घंटा किसके बराबर होगा, मतलब 1 भाग किसके बराबर होगा? ये 24 घंटे जो है 12 भाग में डिवाइड किए गए हैं, तो 1 भाग कितने घंटों के बराबर होगा? तो 12 दूनी 24, 2 घंटों के बराबर होगा 1 भाग। तो देखिए इसमें 2 भाग है, यानी 4 घंटे, 2 दूनी 4 घंटे इसमें 9 भाग है, 9 दूनी 18 घंटा वाई सोएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यक्स 4 घंटे और वाई 18 घंटा। देखिए किसमें है, किसमें? इसमें तीसरे में देखिए है, यक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटा सोता है। नेक्स्ट मृत सागर क्या है? 1 यह समुद्र जिसका जल विषैला है।
एक समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक खारा है। एक समुद्र जिसमें उच्च और निम्न ज्वार बहुत बार आते हैं। ये जो ज्वार आते हैं दोस्त, या चंद्रमा की शक्तियों के कारण आते हैं। जब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा चंद्रमा से संबंधित आता है तो उसमें मैं व्याख्या करूंगा कि ज्वार और भाटा कैसे आते हैं। एक समुद्र जिसमें जहाज़ों का चलना खतरनाक है। यह कैसा समुद्र? मृत सागर जो है दोस्त। तो मृत सागर जो खारा पानी वाला समुद्र, यहाँ पर पानी इतना खारा होता है कि इसके 1 लीटर पानी में 340 ग्राम नमक मिलता है। मृत सागर में विश्व में सबसे अधिक खारे पानी वाला समुद्र या सागर मृत सागर है। नेक्स्ट, अंजलि। अंजलि कक्षा 3 के छात्रों को भोजन विषय पढ़ाते समय, एक शिक्षिका है जिसका नाम अंजलि है, वह भोजन विषय को पढ़ा रही है। तो भोजन के आदतों को सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय विविधता पर जोर देना चाहती है। उस क्षेत्र में कौन से भोजन, उस पर जोर देना चाहती है। तो वह अधिगम के अनुभव छात्रों को दिया गया है, जो अधिगम दे रही है वो वांछित परिणाम ला सकता है। मतलब कौन से अधिगम का अनुभव प्रदान किया जाए। तो देखिए, विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के खाद्य पदार्थों को दर्शाने वाले चार्ट का प्रयोग करें और समझाएं। हाँ, किया जा सकता है। विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्र में छात्रों से घर से भोजन लाने, उसे प्रदर्शित करने और सहपाठियों के साथ जानकारी साझा करने के लिए कहें। हाँ, ये भी हो सकता है। विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी का विस्तार से समझाएं। ये भी हो सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक भोजन को प्रदर्शित करने के लिए किसी बाहरी पेशेवर व्यंजन एजेंसी से अनुरोध करें। हाँ, ये भी हो सकता है दोस्त। तो इसमें जो सबसे सही, अब इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें उसी ऑप्शन को वरीयता देंगे दोस्त, इस प्रकार के प्रश्नों में जिसमें चारों के चारों ऑप्शन सही होते हैं, जो बच्चों से सबसे ज़्यादा संबंधित, या बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करे, या बच्चों से सबसे ज़्यादा संबंधित हो। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यह क्षेत्रीय से बात किया जा रहा है, उनके क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए, घर से मतलब बच्चा अपने घर से अगर भोजन लाएगा तो उस क्षेत्र के बारे में वो अच्छे से जान पाएगा और सहपाठियों के साथ जानकारी साझा करेगा खुद से। यानी स्वयं वो अपने घर से भोजन ला रहा है और सहपाठियों के साथ साझा कर रहा है, तो उसका नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार के प्रश्नों में अगर चारों के चारों ऑप्शन सही होते हैं तो ऐसे पता लगाते हैं। नेक्स्ट, प्रीति 5वीं कक्षा के छात्रों को पर्यावरण संबंधी चिंताओं को पढ़ाते हुए प्रदूषण पर अधिक जोर देना चाहती है। वह पर्यावरण संबंधी समस्या पढ़ा रही है, लेकिन वह प्रदूषण पर अधिक जोर देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक प्रभावी होने की संभावना है। इनमें से कौन सी गतिविधि वो प्रयोग करे जो सबसे अधिक प्रभावी हो। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। हाँ, हो सकता है। छात्रों को एक प्रदूषित नदी के क्षेत्र में भ्रमण पर ले जाना। हाँ, ये भी सही हो सकता है। समूह को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं को लेने के लिए कहना। ये भी सही हो सकता है। वायु जल ध्वनि प्रदूषण पर बात करने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित करना। ये भी सही हो सकता है दोस्त। तो ये चारों अब सही हो सकता है। तो इसमें से ऑप्शन का पता लगाने के लिए जो ज़्यादा बच्चों से संबंधित हो, जो बच्चों का ज़्यादा विकास करे, उस पर हम जाएंगे। अब पहला देखिए, अगर प्रदूषण पर चार्ट बनाएंगे तो ज़्यादा वो सक्रिय नहीं रहेंगे दोस्त, केवल तैयार कर लेंगे चार्ट, ले जाके उसको दिखा देंगे। छात्रों को अगर प्रदूषित नदी पर ले जाएंगे तो केवल हमें जल प्रदूषण के बारे में पता चलेगा और मृदा प्रदूषण के बारे में ही पता चलेगा, बाकी अन्य प्रदूषण यहाँ फॉलो नहीं हो पाएंगे। यहाँ देखिए, वायु जल और ध्वनि प्रदूषण की बात केवल कर रहे हैं, यहाँ मृदा प्रदूषण छूट जा रहा है दोस्त। यहाँ देखिए, समूह को विभिन्न प्रकार के, अब यहाँ सभी प्रदूषण है दोस्त, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और परियोजना बनाएंगे दोस्त, वो लोग परियोजना बनाएंगे तो आपस में साझा करेंगे और उनकी नॉलेज अधिक बढ़ेगी। तो बच्चों के लिए सबसे अच्छा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब। नेक्स्ट, नेहा कक्षा 5 के लिए ईवीएस के विषय में निम्नलिखित मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करती है। ठीक, तो निम्नलिखित में से तकनीकों में कौन सा युग्म वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन यानी बहुविकल्पीय मूल्यांकन से ज़्यादा समीप होगा। तो देखिए, व्यवहारिक और क्रियाशील गतिविधियों का मूल्यांकन। हाँ, क्रिया हो रही है यहाँ पर, यानी सक्रिय रहेंगे छात्र, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, जिसमें पहला ना हो काट दीजिए, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हमें नहीं आ रहा है इतना हम कैंसिल कर ले जाते हैं तो 50-50 चांस हो जाता है कि इस प्रश्नों के सही होने का। यहाँ 25%, अगर हमें कुछ नहीं आ रहा है, तुक्का मारते हैं तो 25% चांस रहता है, लेकिन अगर दो हमने इलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शन, तो 2 ही में हम 50-50 में सही जवाब हमारा ज़्यादा होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट, गृह कार्य मूल्यांकन। बच्चों को गृह कार्य ज़्यादा, मतलब गृह कार्य मूल्यांकन नहीं करना है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ
देखना। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है जो सटीक एकदम माप दे। अगर बच्चों का हम इसमें गृहकार्य के माध्यम से करेंगे तो क्या पता वे खुद अपने से वो प्रश्नों को लिख कर ले आ रहे हैं, क्या अभिभावक से पूछ कर, इसलिए दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तो दूसरा जिसमें उसे एलिमिनेट कर दीजिए, तो इस बचा हमारा दूसरा ऑप्शन, एक ऑप्शन, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए, परियोजना कार्य मूल्यांकन, हाँ परियोजना करा सकते हैं। मौखिक परीक्षण, हाँ बच्चा सामने से जवाब देगा, उससे पता चलेगा कि बच्चा स्वयं दे रहा है, तो हमारा यही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, ईबीएस के एक अच्छे गृहकार के को मुख्य रूप से डैश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? दोहराव और पुनर्बलन, अधिगम में दक्षता पर, विस्तृत अधिगम के लिए चुनौती और उत्साह, समय का बेहतर उपयोग। देखिए, दोहराव पुनर्बलन ये नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चा जो है एकदम गधा थोड़ी है कि उसको बार बार वही चीज़ दोहराएं, गृहकार के लिए दें। अब क्लास में ले आके वर्णमाला पढ़ाया जाए मान लीजिए बच्चों को, और वह जब घर जाए उसको फिर वर्णमाला पढ़ने के लिए कहें, तो दोहराव अच्छी चीज़ थोड़ी, एक बार बार उसे समय के एक अंतराल पर दोहराव किया जाता है, कि नहीं कि वही हमेशा लगातार दोहराया जाए, गलत है। अधिगम में दक्षता, हाँ ये भी सही हो सकता है। विस्तृत अधिगम के लिए चुनौती और उत्साह, हाँ ये हमारा सबसे सटीक जवाब हो जाएगा विस्तृत अधिगम के लिए। विस्तृत अधिगम मतलब विस्तृत मतलब पूरी तरह से उसे सीखने के लिए चुनौती देना, उसे उत्साह, और वह उत्साहित हो, तो इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि उसमें उत्साह हो। समय का बेहतर उपयोग ये भी हो सकता था, लेकिन इसकी तुलना में तीसरा ऑप्शन ज़्यादा सटीक है, इसलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शालिनी ने कक्षा 4 के छात्रों के लिए विज्ञान केंद्र के क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाई है। छात्रों को दिए गए निम्न सामान्य निर्देशों में से कौन से यात्रा के लिए अप्रासंगिक है? देखिए, अप्रासंगिक यानी नकारात्मक हमें ढूंढना है। पहला, प्रदर्शित वस्तुओं पर अपने संदेह के लिए प्रश्न पूछें। जब उन्हें संदेह हो बच्चे प्रश्न पूछेंगे तो सकारात्मक है दोस्त। दिन के लिए अपना पूरा स्कूल बैग ले जाए, नहीं वो ले जा रही भ्रमण के लिए तो केवल विज्ञान केंद्र पर ले जा रही, तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, तो विज्ञान की जो है ले जा सकते हैं, विज्ञान की पाठ्य पुस्तक ले जा सकते हैं, पूरा बैग ले जाने की आवश्यकता नहीं है, तो नकारात्मक है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। बिना जानकारी के कहीं मत जाना, हाँ ये भी सही है। आपने साथ एक पुस्तिका और पेन ले जाएं, हाँ यही सही है, लेकिन पूरा बैग नहीं ले जा सकते, यही नकारात्मक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छा ईवीएस पाठ्यक्रम, अंत अभ्यास में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें, ठीक, परिवेश को पता लगाने का अवसर प्रदान करें, अवधारणाओं को विशिष्ट व्याख्या पर अधिक ध्यान केंद्रित करें, शब्दों की सटीक परिभाषा पर अधिक जोर दें। देखिए, अच्छा ईवीएस पाठ्यक्रम हमें बताना है कि अच्छा ईवीएस पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए दोस्त, तो हम परिभाषा जहाँ है नकारात्मक होता है काट देंगे, व्याख्या ऊंचे क्लासों के लिए होता है, ऊंची कक्षाओं के लिए भी काट देंगे। अब देखिए, इन दोनों में हमें ढूंढना है, तो अवसर, जिसमें अवसर बच्चों को ज़्यादा दिया जाता है वही सबसे सही, और परिवेश भी है, वातावरण की बात की गई है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, कविताओं और कहानियों को डैश के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। किस लिए शामिल किया गया है? छात्रों को साहित्यिक कौशल विकसित करने के लिए, हाँ किया जा सकता है। विषय अधिगम में मनोरंजन और आनंद प्रदान करने के लिए, ये भी सही है। मौलिक अवधारणाओं को समझ बढ़ाने के लिए, विषय वस्तु की प्रस्तुति और दिनचर्या में एक रसता, जो एकदम एक रस नीरस हो जाए, एक रस के हिसाब से उसमें बदलाव करने के लिए। इसमें देखिए सही जवाब हो जाएगा मौलिक अवधारणाओं की समझ बढ़ाने के लिए। उनकी मौलिक अवधारणाएं जो हैं, सामान्य चीज़ें हैं, उनके बारे में जानकारी होगी, तो इसीलिए कहानी और कविताओं के माध्यम से मौलिक अवधारणा होती हैं। जैसे बच्चों को कविता के माध्यम से कविता कैसे गाया जाता है, कहानी के माध्यम से विषय वस्तु को पढ़ाना, तो इसलिए मौलिक अवधारणा उसी को कहते हैं, उसमें समझ बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कक्षा 5 के छात्रों को यात्रा विषय पर एक प्रस्तुति देने के लिए 4 भावी शिक्षकों को कहा गया। उनमें से प्रत्येक मुख्य रूप से निम्नलिखित रणनीतियों पर एक ध्यान केंद्रित था। बताना है कि चारों ने अपने अपने दिए हैं, तो कौन सबसे अच्छा है। स्पष्टीकरण के साथ यात्रा, विभिन्न तरीकों को दिखाने के लिए चार्ट का उपयोग कर रहे हैं ये। यात्रा के विभिन्न तरीकों को समझाने के लिए पाठ्य पुस्तक सामग्री का उपयोग, दूसरे शिक्षक। तीसरे, छात्रों को यात्रा के विभिन्न तरीकों की तस्वीर एकत्र करना और उसे स्क्रैप बुक, एक बुक होता है, उसे तैयार करने के लिए कहना, बुक में लगा लगा के तैयार करना। छात्रों को यात्रा के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके अपने स्वयं की यात्रा अनुभवों को बताने के लिए कहना। देखिए, चारों ऑप्शन यहाँ पर लगभग सही हैं।
तो इसमें जो शिक्षक अपने अपने अनुभव दे रहे हैं, सबसे सही जो हो जाएगा जिसमें बच्चों की ज़्यादा बात करी जा रही, बच्चे करके स्वयं करके सीखते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उसके अवसर प्रदान किया जा रहा हो, वो सही होता है। तो देखें, स्वयं बच्चा चौथा ऑप्शन में दिया गया, स्वयं यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना। अगर वो स्वयं बताएगा तो उससे जाहिर होगा कि बच्चे ने क्या सीखा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक का एक अध्याय में सोचें और चर्चा करें। एक अध्याय है दोस्त 5 में, सोचें और चर्चा करें। खंड में निम्नलिखित कथन है, क्या होगा अगर आपको अपने गांव में, कस्बे में 1 हफ्ते तक पेट्रोल डीजल ना मिले। बच्चों से एक क्वेश्चन करने के बाद ये ऑप्शन, विद्यार्थियों को तेल के विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति संवेदनशील बनाना, हाँ सही है। पेट्रोल और डीजल के स्रोतों पर छात्रों का आकलन करना, ये भी सही है। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने के लिए कल्पनाशील और विचार कौशलों को बढ़ावा देना, ठीक। पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागरूक पैदा करना। देखिए, इसमें जो है वास्तविक जीवन इससे जोड़ना, जैसे बाहरी जीवन या वास्तविक जीवन से जोड़ना, कल्पनाशील बनाना, विचार कौशल को बढ़ावा देना, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ईबीएस के शिक्षण में कक्षा में पूछताछ की तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग, कक्षा में पूछताछ की तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए मतलब किया जा सकता है। छात्रों का ध्यान आकर्षित करने, कक्षा में पूछताछ का जो है उपयोग तकनीक किया जा रहा है किस लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए, शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जगाने के लिए, व्यवहारिक कौशलों को बढ़ावा देने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए। अनुशासन हमेशा नकारात्मक होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। इन तीनों में हमारे तीनों सही हैं, लेकिन सबसे सटीक कौन सा है दोस्त। ध्यान आकर्षित करने से क्या होगा, कक्षा में पूछताछ कर के माध्यम से अगर उनका ध्यान ही आकर्षित कर लेंगे, पूछेंगे तो बच्चे को लगेगा कि बार बार पूछ रहे हैं, तो हम ध्यान से इन्हें देखेंगे तो सीखेगा थोड़ी नहीं। ध्यान आकर्षित करने से जरूरी नहीं है कि वह सीखे ही, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। कौशल को बढ़ावा देने से, व्यवहारिक कौशल को बढ़ावा देने से जो इत्यादि अन्य कौशल हैं वो थोड़ी विकसित हो जाएंगे, इसलिए अगर वो जिज्ञासा उसके अंदर जगाएंगे तो वह सीखेगा भी और अनेक प्रकार के कौशलों का उसमें विकास होगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है, कौन सा एक उद्देश्य है, विषय की मूल अवधारणाओं को गहन समझ विकसित करना, अगले चरण में छात्रों को पढ़ाई के लिए तैयार करना, शिक्षार्थियों को स्कूल के बाहर कक्षा की शिक्षा से जोड़ने में मदद करना, स्वतंत्र रूप से हाथों की गतिविधियों को करने के लिए कौशल हासिल करना। हमारे सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन सबसे सही जो है दोस्त उसके बाहरी जीवन से जोड़ना। देखिए, कक्षा मतलब स्कूल के बाहर शिक्षा से जोड़ने में मदद करता है, यही हमारा सबसे सही हो जाएगा। बच्चों में देखा जाता है कि उनको अवसर मिले, दैनिक जीवन या बाहरी जीवन से जोड़कर सीखने का अवसर मिले, वास्तविकता के साथ सीखने का मौका मिले, करके सीखने का मौका मिले, तो उस ऑप्शन को ज़्यादा सही माना जाता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण की अवधारणा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उपयुक्त गतिविधि नहीं है। देखिए, कौन सी नहीं है, नकारात्मक वाला ढूंढना है। पेड़ों पर नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन, हाँ ये अगर करेंगे, पेड़ों पर नारा लेखन करेंगे तो जो है उसके संरक्षण, उसकी रक्षा, वृक्षों की रक्षा की जा सकती है, क्योंकि नारा जब लगाएंगे वृक्षों के लिए तो लोग जागरूक होंगे। प्रत्येक छात्र को एक पेड़ गोद लेने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, जब बच्चा गोद लेगा तो उसका जाहिर सी बात उसका संरक्षण होगा। बच्चों को लकड़ी और लट्ठों का भंडारण दिखाना, पेड़ों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन। पेड़ों पर पोस्टर बना देंगे, पेड़ों पर पोस्टर बनाएंगे, इस पर पेड़ों का मतलब ये नहीं कि पेड़ों पे ले जाके चिपका दें, पेड़ों के ऊपर पेड़ों के बारे में लिखकर पोस्टर बनाएंगे तो लोग जागरूक होंगे। लेकिन बच्चों को लकड़ी या लट्ठों का भंडारण दिखाना, उससे क्या होगा, वो तो लकड़ी लट्ठे पहले से कट के लट्ठे बनाए गए, लकड़ी मतलब सूख गई है, उससे वृक्षों का संरक्षण करने से क्या फ़ायदा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, अपनी ईवीएस कक्षा में जल विषय, देखिए जल जो है जल विषय पर अध्यापन करते समय अंजलि जल के विभिन्न स्रोतों और जल के संरक्षण के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर भूमिका निभाती है। जल के संबंधित वह व्यक्तिगत भूमिका निभा रही है। इस गतिविधि में मुख्य रूप से उद्देश्य क्या हो सकता है, छात्रों को सामाजिक कौशल में सुधार करना,
सीखने की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, जल के स्रोतों पर छात्रों का ज्ञान बढ़ाना। देखिए हमेशा सक्रिय जो बच्चों के लिए, इसमें चारों के चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक जो है उनके सक्रिय भागीदारी होगी, तो उनमें सामाजिक कौशल का भी विकास हो जाएगा। अगर जब उन्हें सक्रिय रहेंगे तो जो एक रास्ता है वो भी टूट जाएगा, अगर सक्रिय रहेंगे तो जल के बारे में भी सीखेंगे दोस्त, तो जो है हमारा सब सही हो जाएगा। अगर यही सक्रिय की वहाँ भूमिका आ जाए बच्चों में तो वो सब कुछ सीख सकते हैं, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम को शुद्ध विज्ञान के साथ साथ सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को शामिल करने के लिए विकसित किया गया। मतलब ये है कि पर्यावरण अध्ययन के साथ साथ सामाजिक विज्ञान को भी जोड़ा गया। यह मुख्य रूप से डैश के लिए किया गया है, मतलब किसके लिए किया गया है। एक शिक्षार्थी समग्र रूप से पर्यावरण के देखने के लिए सक्षम हो करने में, अध्ययन किए जाने वाले विषयों की संख्या को कम करने में, बस्ते का बोझ कम करने में, विषय शिक्षकों की आवश्यकताओं को कम करने में। तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जब उसमें पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक अध्ययन भी जुड़ा है तो उसको पर्यावरण को देखने में जो सक्षम हो जाएगा, पूरी संपूर्ण पर्यावरण को देख पाएगा। क्योंकि सामाजिक अध्ययन में जो दोस्त इसके अंतर्गत जो भूगोल से संबंधित हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास, सबके बारे में उससे जानकारी हो जाएगी, इससे पर्यावरण के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर पाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक जोर देने के लिए अधिक प्रभावी अधिगम का अनुभव होगा। तो जो अधिक प्रभावी अधिगम का अनुभव होगा दोस्त, वो संबंधित मुद्दे पर वीडियो फिल्म दिखाना, किसके माध्यम से अच्छा किया जा सकता है प्रभावी, संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान का आयोजन करना, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन करना, समूह परियोजनाओं को शुरू करने के लिए कहना। देखिए जो व्याख्यान है बड़ी कक्षाओं में दिया जाता है, जबकि प्राथमिक कक्षा का पेपर है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। मुद्दे में एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, हाँ ये भी सही हो सकता है, वीडियो फिल्म में भी सही हो सकता है, लेकिन अगर परियोजना के माध्यम से किया जाए तो बच्चे अधिक सीखते हैं, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। परियोजना का मतलब खोज अपने से बच्चे करेंगे। नेक्स्ट, ब्रेल लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल एक मोटे कागज पर डार्ट उभरे हुए बिंदु लिखा जाता है। हाँ लिखा जाता है, ये तो सही है, हमारा पहला ऑप्शन सही है। तो अब ऑप्शन में चले आते हैं, पहला पढ़ के तुरंत ऑप्शन में आ जाइए, जिसमें पहला ना हो उसे काट दीजिए। देखिए तीसरे में पहले नहीं है तो गलत हो जाए। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है, नहीं यह 8 बिंदुओं पर नहीं 6 बिंदुओं पर आधारित है। लुइस ब्रेल जो थे वो अपने पिता के साथ हथियारों से खेल रहे थे, उनकी जो आँख चली गई थी, मतलब आँख फूट गई थी, जिससे वो देख नहीं पाते थे, उसने ब्रेल लिपि का प्रयोग किया। उनका नाम लुइस ब्रेल था, फ्रांस के रहने वाले थे दोस्त। यह 6 बिंदुओं पर आधारित थी। हमारा दूसरा ऑप्शन गलत है, तो दूसरा जिसमें हो गलत हो जाएगा। देखिए इसमें दूसरा ए भी गलत, इसमें दूसरा ए भी गलत, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1, 3, 4। देखिए बिंदियों को उंगलियों चलाकर इसे पढ़ा जाता है, उठी हुई बिंदियों को। मैंने जो कक्षा 3 से कक्षा 5 की जो एनसीईआरटी के लिए 5 वीडियो बनाए हैं, उसमें ब्रेल लिपि का मैंने फ़ोटो सहित बगल में लगाया था, कैसे पढ़ा जाता है। आप लोग जाके सीटेट प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, उसी में सभी वीडियो पढ़े हैं, उसी में प्रैक्टिस भी जा रहे हैं। हमारा जो लेक्चर है प्रैक्टिस का 3रा लेक्चर है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर दे दिए हैं दोस्त, और 5 जो है मैंने वो लेक्चर लिए हैं क्लास वाले लेक्चर, जिससे आप अच्छे से तैयार कर लें। गारंटी है कि 6 से 7 मतलब 10 प्रश्नों तक, 10 प्लस भी हो सकते हैं, प्राइमरी में फंसेंगे यहाँ से क्वेश्चन। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो पर्यावरण से यहाँ से पढ़ सकते हैं। और प्लस मैं पर्यावरण पेडोगागी भी क्वेश्चन जो प्रीवियस में आए वो भी लेकर इसमें चल रहा हूँ। आप अच्छे से देखिए, तैयार कीजिए, पर्यावरण तैयार हो जाएगा आपका। बस आप मुझे सपोर्ट करें, अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और आपको और क्या चाहिए मुझसे, कौन सी हेल्प चाहिए आप मुझे बताएं, वो भी हेल्प करने का प्रयास करूँगा। बस आप जो हैं दोस्त चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। अब तक जो सब्सक्राइब हुए हैं दोस्त, वह 15 सब्सक्राइबर आप लोगों ने बढ़ाए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप अच्छे से सब्सक्राइबर बढ़ाएं, इससे जो है अच्छे से अगर मेरे सब्सक्राइब बढ़ेंगे दोस्त, इसके बारे में अभी आगे आपसे बात करूंगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ए, ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे विकसित शिशु को जन्म देते हैं। हाँ ये हमारा सही है। जिनके बाहरी कान होते हैं, जैसे मनुष्य, बाहरी कान है और शरीर पर बाल है,
वे बच्चे देते हैं। ये सही है, ए सही है। तो देखिए कौन सही है, जिसमें ए ना हो उसे काट दीजिए, ये दोनों कट गए अपने आप। ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। सही है, जैसे मुर्गी, मुर्गी के बाहरी कान नहीं होते इसलिए वे अंडे देते हैं। बी भी हमारा सही है। जिसमें बी ना हो उसे काट दीजिए, ये देखिए बी कट गया, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समय बचाने के लिए ऐसे एलिमिनेट किया जाता है क्वेश्चन के ऑप्शन से। आगे पढ़ेंगे, इसी का उल्टा दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? बुकिंग की, तिथि की, समय की, यात्रा की शुरुआत की, तिथि की। ए, जैसे जो ट्रेन का टिकट होता है, आरक्षित ट्रेन का टिकट होता है, रिजर्वेशन वाला दोस्त, आरक्षित का मतलब रिजर्वेशन, तो उसमें क्या क्या होता है? बुकिंग की तिथि हाँ दी होती है, किस दिन हमें जाना है, समय भी, यात्रा की शुरुआत की तिथि और समय ये भी दी होती है, ये हमारा दी होती है, सब में ये है। ठीक, कोच नंबर, बर्थ नंबर और किराया भी दिया होता है, बी भी दिया होता है, सब में बी है, इसमें नहीं है, ये काट दीजिए। ठीक, यात्रियों का नाम, आयु और लिंग, नहीं, यात्रियों का नाम नहीं दिया रहता आरक्षित वाले में, तो ये हमारा सी गलत हो जाएगा। जिसमें सी है उसे काट दीजिए, देखिए यहाँ सी कट गया। अब देखिए इन दोनों में आइए, नाम के साथ रेलगाड़ी संख्या, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन, हाँ ये तो होता है। जब ये होता है दोस्त तो हमारा डी सही है, दोनों में डी है। गंतव्य पहुंचने की तिथि और समय ये भी होता है, तो देखिए ई इसमें नहीं है, ई कट जाएगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, देखिए मैंने यहाँ पर लगा दी है टिकट। जैसे देखिए मैं यात्रा कर रहा था यहाँ अपने स्थान से, मेरा एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम के लिए गया था वही बिहार स्टेट देने, तो देखिए शाहगंज से मैं गया था कटिहार जंक्शन तक। तो देखिए नाम, बोर्डिंग स्टेशन व अंतिम स्टेशन के साथ रेलगाड़ी का नंबर, देखिए रेलगाड़ी का नंबर भी इसमें दिया था, तो ये हो गया दोस्त। और क्या था? बर्थ और कक्ष नंबर, बर्थ नंबर भी दिया होता है, कक्ष नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है, अलग अलग देख सकते हैं, जैसे रिजर्वेशन फीस है, कंसेशन है, जेंडर है, लिंग है, ट्रेन है, ये सब दी गई है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्त। किराया का टिकट मूल्य जो होता है दिया होता है कि नहीं, तो इसमें दिया, जो दी होती है मैंने यहाँ पर आप लोगों को ऐड कर दी, इतनी चीज़ें दी होती हैं टिकट में। नेक्स्ट, मैं गया था वहाँ पर कटिहार जंक्शन पर, तारीख भी दी होती है, किस तारीख में हम यात्रा कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर 8/3/2024, और देखिए तिथि यहाँ दी गई है दोस्त, ये तो मैंने निकालने वाली तिथि है, देखिए 13 मार्च 2024 को ये तिथि थी हमारी जाने वाली, कहाँ? कटिहार जंक्शन पर। नेक्स्ट, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यता से संबंधित है। जो पढ़ते समय अटकती है उसकी पठन अरुचि से, बुद्धि लब्ध से, डिस्लेक्सिया से, डिस्ग्राफिया से। मैंने आपको बताया था जब पठन में समस्या हो तो डिस्लेक्सिया, आँख मूंद के वहाँ मार दीजिए डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया के बारे में मैंने वीडियो में बताया था, एक पोर्टफोलियो के बारे में आप लोगों को बताया था, ये पोर्टफोलियो क्या है, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो में बीच में कहीं पर मैंने बताया था कि पोर्टफोलियो और डिस्लेक्सिया। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला अच्छे से दोस्त, तो मैं अधिगम अक्षमता पर पेपर से पहले एक बार लेकर आऊँगा, जिससे 1-2 प्रश्न अधिगम अक्षमता से साइकोलॉजी में पूछे जाते हैं, तो साइकोलॉजी का एक प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा अगर आता है तो। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, तो डिस्लेक्सिया इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल दिया जाता है, किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है वाइगोस्की में? कविता दोहराने में, कहानी सुनने में, कार पत्रकों में, या परस्पर अंतःक्रिया में? वाइगोस्की की बात कहीं आ जाए दोस्त, हमेशा आप ढूंढा करिए सामाजिक अंतःक्रिया या परस्पर अंतःक्रिया, यही ये सब ढूंढा करिए, ये हमेशा, या पारस्परिक शिक्षण, जहाँ ये आ जाए वाइगोस्की में वो ऑप्शन सही हो जाता है। वाइगोस्की में एक पाड़ आता है, ढांचा निर्माण आता है, ये आपका साइकोलॉजी में है दोस्त। पाड़ है, ढांचा निर्माण है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है जिसे ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं दोस्त इसे। तो ये सब अगर शब्द आ जाते हैं, कहीं पाड़ है, ढांचा निर्माण है, या ZPD है, सामाजिक अंतःक्रिया या परस्पर अंतःक्रिया है वाइगोस्की, तो वाइगोस्की इससे संबंधित हैं, और अगर ऑप्शन में आ जाता है तो ये ऑप्शन सही हो जाता है वाइगोस्की, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये साइकोलॉजी से दोस्त है, मैं 1-2 प्रश्न इससे साइकोलॉजी से भी ले लूँगा,
आपके लिए, ताकि आपका वहाँ से भी 2-4 प्रश्न कंप्लीट तैयार हो जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अब देखिए यहाँ वाइगोस्की पे सामाजिक सांस्कृतिक, यहाँ सामाजिक आ गया, सिद्धांत पर आधारित है, क्या आधारित है, तो इसमें ढूंढिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन, नहीं। देखिए पारस्परिक शिक्षण आ गया, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। पारस्परिक आ जाए, परस्परंता क्रिया आ जाए, सामाजिक आ जाए, तो वह वाइगोस्की से संबंधित है। नेक्स्ट, भाषा संबंध समझ की संबंध विकार है, क्या है, भाषा के लिए। चलाघात, पठन वैकल्य, डिस्लेक्सिया तो पढ़ने के लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि भाषा समझ की बात किया गया है। वाक, वाक माने बोलना, बोलने से ये भी गलत हो जाएगा। चलाघात, चलने फिरने से, मांसपेशियों से संबंधित, ये भी गलत हो जाएगा। वाचाघात यानी अफेजा जिसे कहते हैं, अफेजिया, अफेजिया कहते हैं जिसे, अफेजिया ये भाषा समझ से विकसित होता है, तो हमारा ये संबंध विकार ही हो जाएगा भाषा समझ से, वाचाघात। नेक्स्ट, लिखना, लिखना क्या है, एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो क्या है लिखना, लिखना आप लोग जानते हैं कि एक बातचीत है। यह बोलने से कहीं कठिन होता है, क्योंकि जो एक बार लिख दिया जाता है दोस्त, वह अस्थायी हो जाता है। बोली गई चीज़ें बदली जा सकती हैं, लेकिन लिखी गई चीज़ें बदलना मुश्किल है, क्योंकि वह अस्थायी रूप से स्टोर हो जाती हैं। तो एक प्रकार की बातचीत है। नेक्स्ट, पसंद नापसंद की चर्चा करते हुए एक छात्र कहता है, मैं और मेरी माँ दोनों सांप खाना बहुत पसंद करते हैं। ठीक, जब भी हमारा सांप खाने का मन होता है तो हम पास के होटल में जाते हैं और लिंग हु फेन खाते हैं। मैं इसके बारे में बताया हूँ लिंग हु फेन का, इसका चित्र मैंने बना के मतलब चित्र भी ऐड किया था दोस्त। ऐसे प्लेट था, उसी प्लेट में इसकी जो लिंग हु फेन है, इसके सांपों की डिश बना के रखी गई थी, और लोग खाते भी हैं इसको। तो ये कहाँ का है, असम में खाते हैं, हांगकांग में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में। तो मान लीजिए मैं 2 प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूँ, उसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दें दोस्त। तो इसका मान लीजिए पहला प्रश्न है, तो पहले में क्या जवाब होगा, आप उसका आंसर ज़रूर दें। नेक्स्ट, एक प्रश्न और दे रहा हूँ दूसरा, मधुमक्खी पालन के बारे में, इसको आप पढ़ लीजिए। कि देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, सही कथन का चयन करना है। जनवरी से मार्च में मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छा समय है। मधुमक्खी लीची के फूलों को आकर्षित होती हैं। मधुमक्खी को रखने और उनको उत्पादित शहद को संग्रहित करने के लिए बक्से की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए शरबत बनाने की लिए चीनी खरीदी जाती है। तो ये मैं 2 प्रश्न, पहला था, ये दूसरा। आप लोग इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दें दोस्त। आइए नेक्स्ट, कमेंट में ज़रूर इसका दोस्त जवाब दीजिए और हमें बताइए इसका आंसर। नेक्स्ट, हमारा वीडियो दोस्त यहीं पर समाप्त होता है। मैं आप लोगों को कुछ सामान्य जानकारी बता देता हूं दोस्त। मैं डेली जो है ये वीडियो मैं डेली देता हूं आप लोगों को, ये मैं एक निर्धारित समय पे अपलोड कर देता हूं। 6:40 से 45 मिनट के आसपास में ये वीडियो को अपलोड कर देता हूं डेली। आप लोग इसे अच्छे से देखा करें और अच्छे से पढ़ लिया करें। एक बार देखा करें और पढ़ लिया करें। मैं लाइव नहीं आ सकता दोस्त, क्योंकि मेरे पास साधन नहीं है। अगर मेरे पास साधन होते तो मैं आपको लाइव कक्षाएं देता। मैं इसे रिकॉर्ड करता हूं, फिर आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं, जिससे आप लोगों को मिल जाती है। इसलिए मैं कहता हूं आप लोग मुझे अच्छे से जो है अधिक से अधिक संख्या में जो है सब्सक्राइब करें दोस्त। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे मुझे, तो यूट्यूब से जो मुझे सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। जो मिलेगा मैं उसी के माध्यम से कुछ दिन में लाइव भी आकर पढ़ाना शुरू कर दूँगा। आप मुझे अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं हर परीक्षा की, कोई भी परीक्षा, जो परीक्षा मैं क्लियर किया हूँ, उससे संबंधित वीडियो मैं आपको दूंगा और बताऊंगा कि आप कैसे पास करें। मेरा सीटेट मैंने वीडियो में बताया आपको कि 2019, 2021, 2024, 19, 21, 24 मैंने क्वालिफाई किया है सीटेट 3 बार। यूपीटेट भी मैंने क्वालिफाई किया है 2019 और 2021 में। तो 100+ नंबर मेरे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग ऐसे मेहनत कर लीजिए, आपके भी 100+ हो जाएंगे। लास्ट समय में अब 1 महीने का समय बचा है। आप जितना पढ़े हैं वो बहुत है, बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, उसको सॉल्व करें, हल करें। और मैं जो सॉल्व करा रहा हूँ उसे आप देखते चलें। मैं 5 वीडियो कक्षा 3 से कक्षा 5 की NCERT के दिया हूँ, उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लें दोस्त, बढ़िया से पढ़ लें और मुझे आप सपोर्ट करें। मुझे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, संख्या अधिक से अधिक सब्सक्राइबर अगर आप मुझे देते हैं, तो मैं आज जो लाया था
वो टोटल 34 प्रश्न लेकर आया था, जिसमें 30 प्रश्न पर्यावरण से थे, 2 प्रश्न साइकोलॉजी और 2 प्रश्न जो है हिंदी से थे दोस्त। अगर आप इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो 34 से मैं ये संख्या बढ़ाकर 50 कर दूंगा। 50 क्वेश्चन एक दिन में लाऊंगा और मेरा यही टारगेट है कि पर्यावरण अध्ययन के अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्त, पूरा 2012 से लेकर के 2024 जुलाई तक मैं सारे प्रश्नों को प्रीवियस ईयर के आप लोगों के सामने ऐसे ही लाता रहूँगा। बस आप लोगों का एक ही काम है, आप हमें सब्सक्राइब करें, संख्या में अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक तो वीडियो को ज़रूर कर दिया करें, कमेंट भी किया करें दोस्त। 2 प्रश्न आपको दिया हूँ होमवर्क, उसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करें। तो दोस्त मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ क्लास को। अब मिलेंगे हम लोग अगली कक्षा में। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।